नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका यात्रा को लेकर हो रहे पीएम मोदी के विरोध की। राहुल गांधी के निशाने पर आई मोदी सरकार की बात करेंगे। नाम बदलने में मोदी सरकार से आगे निकले सीएम शिवराज की। मणिपुर में बिगड़ते हालात पर मोदी की खामोशी की। साथ ही जानेंगे क्यों पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट में तेज हुई जुबानी जंग। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रेलवे में अडानी की एंट्री की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 23 जून को पटना में राहुल गांधी करेंगे रोड शो। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पंजाब की गुरदासपुर रैली में अमित शाह ने भगवंत मान पर साधा निशाना। कहा वो पंजाब के सीएम है या पायलट, जहां केजरीवाल को जाना होता है अपना विमान लेकर पहुंच जाते हैं। आरटीआई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। छापे पर आरबीआई को नहीं मिले 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट। एनसीपी नेता अजीत पवार ने की जांच की मांग। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब। फाइनल में मलेशिया के ओरोनचिया और सुहू वोइकी की जोड़ी को दी मात। 21-17, 21-18 से जीता मुकाबला। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी 21 जून से अमेरिका यात्रा पर हैं। मोदी की अमेरिका की ये पहली राजकीय यात्रा है, लेकिन इस बार पीएम मोदी की यात्रा सवालों में है। 1.5 दर्जन से ज्यादा सामाजिक और मानवाधिकार संगठन मोदी सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, जिसको लेकर राष्ट्रपति बाइडेन भी दबाव में है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। 4 दिन की इस यात्रा में पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन इस बार पीएम मोदी से कई सवाल अमेरिका पूछ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर इसे लेकर अमेरिकी जनता का जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में इस मुद्दे को अपने संपादकीय में उठाते हुए कहा है कि बाइडेन सरकार दबाव में है। अमेरिका चाहता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से उनकी नीतियों को लेकर सीधा सवाल करे। खासतौर पर भारत हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक जुलूस मुस्लिम क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं और टकराव होने पर मुसलमानों की संपत्तियों को प्रशासनिक अधिकारी नष्ट कर रहे हैं, ये सारे सवाल पीएम मोदी के सामने अमेरिका को रखने चाहिए। इसके साथ ही प्रेस की आजादी का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए। बाइडेन के अलावा अमेरिकी सरकार का जो भी नेता पीएम मोदी से मिलता है उसे भी ये मुद्दे उठाने चाहिए और ये बात बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। संपादकीय में कहा गया है कि मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति की आवाज को कमजोर किया गया है। पत्रकार बेहद दबाव में हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकांश मीडिया संस्थानों को सरकार सीधे सीधे निर्देश दे रही है, उन्हें नियंत्रित कर रही है। सोशल मीडिया को भी नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी किया गया है। साथ ही एनजीओ पर मोदी सरकार की कार्रवाई को लेकर चिंता भी जताई गई है। इसके लिए हाल ही में 3 एनजीओ पर मारे गए छापे का हवाला देकर कहा गया है कि सरकार का मानना था कि इन लोगों ने गौतम अडानी की आलोचना की थी। ये सारी बातें अमेरिका को पीएम मोदी से करनी चाहिए। बताना चाहिए दुनिया भारत का सम्मान उसके मजबूत लोकतंत्र और उसके बढ़ते कद से है। एक कमजोर लोकतंत्र एक कमजोर भारत बनाएगा। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से इसे लेकर पीएम मोदी से सवाल करेंगे, उन्हें अपनी रणनीति बदलने की नसीहत देंगे। अमेरिका में पीएम मोदी के विरोध में उठने वाली आवाज आने वाले चुनावों में उन पर भारी पड़ने वाली है। इधर बेरोजगारी का मुद्दा भी बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। रोजगार के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के कम होते अवसर को लेकर ट्वीट किया है। आज देश बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित देश का युवा है, जिसके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। इसी मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गया है।
क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? BSNL में 1,81,127 रोजगार घटे, सेल में 61,928, MTL में 34,997, SCL में 29,140, FCI में 28,063, ONGC में 21,120। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी। इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग दुगनी कर दी। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या यह आखिर में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? उद्योगपतियों का ऋण माफ और PSU से सरकारी नौकरी साफ। ये कैसा अमृतकाल? अगर ये वाकई में अमृतकाल है तो नौकरियां इस तरह गायब क्यों हो रही हैं? देश इस सरकार के दौर में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्योंकि लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है। भारत के PSU को अगर सरकार से सही वातावरण और समर्थन मिले तो वो अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को बढ़ाने में समर्थ है। PSU देश और देशवासियों की संपत्ति है, उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वो भारत की प्रगति के मार्ग को मजबूत कर सके। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बेरोजगारी और देश के सरकारी उपक्रमों के प्रति मोदी सरकार की उदासीनता को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी के इन सवालों से साफ है कि 2024 की जंग में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। राहुल गांधी के सवालों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सवालों में तो बीजेपी की नाम बदलने की रणनीति भी है। बीजेपी की सरकार देश के ऐतिहासिक शहर, इमारत, सड़क, हर चीज के नाम बदलने में जुटी है। मोदी सरकार ने हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के राज में भी नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश तेज हो गई है और इसकी शुरुआत CM के चुनाव क्षेत्र से हो गई है। बीजेपी के राज में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, म्यूजियम और ऐतिहासिक धरोहरों को नए नाम दिए जा रहे हैं। बदलाव इतिहास में भी किया जा रहा है और निशाने पर हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में मोदी सरकार ने दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया, जिसे लेकर हंगामा मचा। लेकिन मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस मामले में केंद्र सरकार से भी आगे निकल गई है। दरअसल CM शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुधनी में बने नेहरू पार्क का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह के नाम पर रख दिया गया है। एक और पार्क का नाम बदला गया है और इसे शिवराज के छोटे बेटे के नाम पर किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह बताएं कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह और कुणाल सिंह का समाज के लिए क्या योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कार्तिकेय कहां खड़े हैं? कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी सरकार स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान हस्तियों के नाम मिटाने की साजिश रच रही है। अब तक सार्वजनिक जगहों, पार्कों, सड़कों और इमारतों का नाम सामाजिक योगदान देने वाली हस्तियों के नाम पर रखने की परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी सभी परंपराओं को तोड़कर मुख्यमंत्रियों के बेटों के नाम पर पार्क का नाम रखने की नई परंपराओं को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदला गया था, जिसे अब लोग भैरुंदा के नाम से जानते हैं और ये जगह भी CM शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत ही आता है। अब इसे लेकर बीजेपी की ओर से सफाई आई है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि नाम स्थानीय लोगों ने बदले हैं। नाम बदलने की ये रणनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे तो बीजेपी को मणिपुर में भी भुगतने पड़ रहे हैं। मणिपुर में जातीय संघर्ष पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में अब बीजेपी के नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 46 दिनों से सुलग रहे मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने अब तक खामोशी बरती है, जिसको लेकर वो कांग्रेस के निशाने पर हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर पिछले 46 दिन से सुलग रहा है। 2 समुदायों के बीच भड़की ये आग दिन पर दिन और उग्र होती जा रही है। अब लोगों की भीड़ के निशाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्रियों के घर हैं। मणिपुर के बिगड़ते हालात पर मोदी सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उनके मन की बात कार्यक्रम के आज के प्रसारण पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। जयराम रमेश ने लिखा, आज प्रधानमंत्री ने एक और मन की बात की, लेकिन मणिपुर को लेकर उनका मौन जारी है। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित यानी जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण
उस मानवीय आपदा के बारे में क्या जिसका मणिपुर सामना कर रहा है। अभी तक उन्होंने शांति की कोई अपील नहीं की है। एक ऑडिट न होने वाला पीएम केयर्स फंड है, लेकिन क्या पीएम मणिपुर का केयर भी करते हैं, ये असली सवाल है। राज्य में पिछले 46 दिन से जातीय संघर्ष जारी है। बीती रात सुरक्षा बलों, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट ने मणिपुर के हालात को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में टकराव हुआ था, जिसमें अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर के हालात बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनौती तो पहलवान भी एक दूसरे को दे रहे हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई में अब पहलवान एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। साक्षी मलिक के आरोपों के बाद पहलवान बबीता फोगाट ने भी पलटवार किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कांद्यान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साक्षी मलिक ने दावा करते हुए कहा है कि हमें धरना देने के लिए बीजेपी के 2 नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने कहा था। इन दोनों ने हमसे कहा था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ और जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी इन्हीं दोनों नेताओं ने हमें दिलाई थी। इस दौरान साक्षी ने वो परमिशन लेटर भी दिखाया जिसमें उन्हें धरना देने की इजाजत मिली थी। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण पर हमला करते हुए कहा, नाबालिग ने अपना बयान इसलिए बदला क्योंकि उसे और उसके परिवार को डराया और धमकाया गया था। इतना ही नहीं, मेडल बहाने वाले मुद्दे पर बात करते हुए साक्षी ने कहा कि हम लोगों ने जब अपने मेडल हरिद्वार में बहाने की घोषणा की तो ऐसा माहौल बना दिया कि अगर हम ऐसा करते तो विवाद हो सकता था। 28 मई को जो महिला महापंचायत हुई थी उसमें संसद भवन कूच करने का जो फैसला लिया गया था वो खाप पंचायत ने लिया था। हमें उनके इस फैसले के बाद पता चला था कि नई संसद का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए संसद भवन कूच किया। अपने वीडियो में साक्षी मलिक ने कहा, हम पर आरोप लगाया गया था कि अभी तक हम इस मामले में चुप क्यों थे। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हम में एकता की कमी थी और कई पहलवान गरीब परिवार से आते हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो किसी रसूखदार के खिलाफ आवाज उठा सकें। अब इस वीडियो के बाद बबीता फोगाट ने भी काव्यात्मक अंदाज में साक्षी के बयान पर पलटवार किया है। फोगाट ने खुलासा किया कि साक्षी और उनके पति का वीडियो देखते हुए उन्हें दुख भी हुआ और हंसी भी आई। बबीता ने पहलवानों के प्रदर्शन से अपने जुड़ाव को पूरी तरह से नकारा और कहा कि साक्षी जो कागज दिखा रही हैं, उस पर उनके हस्ताक्षर कहीं भी नहीं हैं। साक्षी और बबीता की इस जंग का क्या होगा अंजाम, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अब बात तूफान बिपरजॉय की। बिपरजॉय तूफान का राजस्थान में कहर दिख रहा है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अलर्ट जारी है। बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा असर देखा गया। राज्य में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाड़मेर में 12 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में कहर बरपा रहा है। इसके असर से राज्य के कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन जिलों के कुछ इलाकों में अब तक 10 से लेकर 13 इंच यानी 1 फुट तक बरसात हो चुकी है। जालोर जिले के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से कई इलाके डूब गए। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट के कैनाल में पानी बढ़ने से वो भी टूट गई है। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। शनिवार रात बांध टूटने की जानकारी मिलते ही पूरे शहर को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सांचौर शहर से बांध की दूरी 15 किलोमीटर है, वहीं कस्बे की आबादी 50,000 है। जयपुर से इस शहर की दूरी 500 किलोमीटर है। अचानक शहर में पानी आने की जानकारी मिलने के बाद देर रात को 2 बजे से लोगों ने बाजार में अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। वहीं निचले इलाके के लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में आज भी अलर्ट है। जालोर के अलावा सिरोही और बाड़मेर में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यहां कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लेकर रेस्क्यू करना पड़ा। आज भी नरेगा के मजदूरों की छुट्टी घोषित की गई है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। रेलवे ने भिलड़ी, बाड़मेर और मुनाबाव रेलखंड पर 6 ट्रेनें रविवार के लिए रद्द कर दी हैं। वहीं पाली जिले में तूफान की वजह से टूटे बिजली के तारों की चपेट में आने से एक नाबालिग सहित 2 लोगों की जान चली गई है। प्रशासन ने इस तूफान से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आशंका है कि राजस्थान में आज भी तूफान का असर बना रहेगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे सेक्टर में अडानी की एंट्री की। अडानी ग्रुप एक और बड़ी डील करने जा रहा है। पहले से ही पोर्ट और एयरपोर्ट पर दबदबा रखने वाले गौतम अडानी अब रेलवे का रुख कर रहे हैं। कारोबारी गौतम अडानी अब ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म में 100% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज रेल टिकट बुकिंग सेगमेंट में बड़ा निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रुप ने रेलवे सेक्टर में अपना सिक्का जमाने की शुरुआत ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के जरिए की है। गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक एंटरप्राइजेज में 100% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। आपको बता दें कि स्टॉक एंटरप्राइजेज ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमेन को संचालन करती है। हालांकि ये डील कितने में हुई इसकी जानकारी नहीं है। इस ऑल इन वन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग के अलावा आप PNR स्टेटस, कोच की पोजीशन, ट्रेन का लाइव स्टेटस और सीट की अवेलेबिलिटी जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस डील के तहत अब ट्रेनमेन अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी अडानी डिजिटल लैब का हिस्सा बनेगी। अडानी डिजिटल लैब गौतम अडानी का फ्यूचर बिजनेस प्लान है। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाले ट्रेनमेन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है। आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस सेक्टर में अडानी के उतरने से चुनौती और बढ़ेगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म IRCTC से ऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत IIT पास आउट विनीत चिरानिया और करण कुमार ने की थी। कंपनी का हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच अडानी के लिए ये डील काफी महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को अपने बिजनेस के विस्तार और अधिग्रहण की योजनाओं को टालना पड़ा था। अब रेलवे सेक्टर में अडानी की एंट्री पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है, पहले IRCTC से टक्कर और उसके बाद टेक ओवर। कांग्रेस नेता ने इस ट्वीट के साथ रेलवे में अडानी ग्रुप की एंट्री की खबर भी साझा की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।